गुड आफ्टरनून क्लास। आज मैं आप लोगों को पैराग्राफ टैग और कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स जो हम लोग HTML में यूज़ करते हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो पैराग्राफ टैग से भी जो होता है पी से डिनोट करते हैं पैराग्राफ टैग, ठीक है। पी टैग इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है और ये एक ओपनिंग और क्लोजिंग मतलब एक पेयर टैग होता है। इसमें ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है। इस पैराग्राफ टैग में होता क्या है कि जैसे जो भी हमको मान लो वेबसाइट पर कोई पैराग्राफ डिस्प्ले कराना है, कोई कंटेंट है जो पैराग्राफ के फॉर्म में डिस्प्ले कराना है, तो पैराग्राफ के फॉर्म में डिस्प्ले कराने में थोड़ा सा जो उसका लुक होता है वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है। तो इस पी टैग के अंदर हम उस चीज़ को रख के डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। तो मेनली अगर कोई वेब पेज है उसमें कई सारे पैराग्राफ बने हुए हैं तो हम अलग अलग कई सारे पैराग्राफ टैग का यूज़ करके, ये पी टैग का यूज़ करके उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती कि हमने कोई एक टैग यूज़ किया है एक वेब पेज को क्रिएट करने के लिए तो हम एक ही यूज़ करेंगे, हम जितने चाहें उतने यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले वाले HTML वीडियोस में भी आप लोगों ने देखा होगा और आगे भी जो आएंगे उसमें भी और कई सारे डिफरेंट टाइप के टैग्स का यूज़ करना बताएंगे। तो इन टैग्स को यूज़ करना बताने के पीछे रीज़न यही है कि जब जो एग्ज़ाम होता है उसमें आप लोगों को एक पूरा वेब पेज मिलेगा बनाने को, तो उसमें ही सारे टैग्स का आपको यूज़ करना आना चाहिए। हालांकि उसकी भी प्रैक्टिस अलग से कराई जाएगी, लेकिन अभी थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इन टैग्स के बारे में दिया जाता है। देखो HTML में जो भी काम होता है वो सब कुछ टैग्स के बेस पे होता है। टैग में ही हम लोग सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं, अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग टैग का यूज़ करते हैं। तो उसी तरीके से ये एक पेयर टैग है। पेयर टैग का मतलब इसका ये ओपनिंग वाला पार्ट है और ये क्लोजिंग वाला पार्ट है। जो कंटेंट होगा जो हम पैराग्राफ में लिखना चाहेंगे वो सब हम यहाँ पर इन लाइंस के बीच में यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो ये पैराग्राफ के फॉर्म में वेब पेज में डिस्प्ले होगा, ठीक है। जैसे आप लोगों ने MS वर्ड में देखा था कि MS वर्ड में क्या होता था कि हम पैराग्राफ से कोई टाइप करते थे तो उसको हम लोग अलाइनमेंट उसका सेट करते थे, राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, जस्टिफाई अलाइन। तो उसी तरीके से इसका भी अलाइनमेंट सेट हो जाता है। इसमें भी हम अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। जैसे अगर हमको मान लो इसको सेंटर लेफ्ट, बाय डिफ़ॉल्ट तो नॉर्मली लेफ्ट अलाइन होता है, नॉर्मली क्या लेफ्ट अलाइन ही होता है। लेकिन अगर हम इसका अलाइनमेंट चेंज करना चाह रहे हैं, मतलब हम चाहते हैं कि हमारा पैराग्राफ जो है पैराग्राफ टैग का यूज़ भी करें और उसका अलाइनमेंट भी हम सेट कर दें कि अलाइन भी उसे हम कर दें कि सेंटर अलाइन करना चाहें सेट, तो हमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना होता है। यहाँ पर जब हम प्रॉपर्टीज़, किसी टैग की जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। जब भी आप HTML पढ़ोगे एट्रीब्यूट जो वर्ड होता है वो बहुत यूज़ होता है। तो प्रॉपर्टीज़ और एट्रीब्यूट एक ही चीज़ है, वो अलग अलग नहीं है। यहाँ पर जब भी हमको कोई प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, कोई एट्रीब्यूट यूज़ करना है, तो उसके लिए उसको हम सिर्फ ओपनिंग टैग में ही यूज़ कर सकते हैं। अगर हम जैसे यहाँ पर उसको रब कर दें और यहाँ पर हम लिख दें एक स्पेस देके, जब हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो जो ओपनिंग टैग होता है उसमें एक एक स्पेस देके हम प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने अलाइन राइट कर दिया, हमने राइट अलाइन लिख दिया, अलाइन इज इक्वल टू राइट। तो अभी पैराग्राफ में जो भी कंटेंट लिखा है वो राइट में अलाइन होगा। अगर हम नॉर्मली से छोड़ देते तो ये लेफ्ट अलाइन होता है, लेकिन अगर हम राइट अलाइन करना चाहें तो हम इसमें बस राइट अलाइन हमने यहाँ पर ये प्रॉपर्टी होती है। अलाइन जो होती है इसकी प्रॉपर्टी होती है, एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी मैंने बताया एक ही चीज़ होती है। तो एट्रीब्यूट इसका एक एट्रीब्यूट है पैराग्राफ टैग का, राइट अलाइन में अलाइन करना। तो अलाइन लिखेंगे फिर इक्वल टू राइट और डबल कोट्स में। देखो यहाँ पर जो भी ये चीज़ें लिखी जा रही हैं वो सब कुछ एज इट इज़ यूज़ होंगी, उसमें ज़रा सा भी चेंजेस नहीं कर सकते। हमने इसे अलाइन लिखा है, इक्वल टू लगाया है, डबल कोट्स के अंदर राइट लिखा है, तो ये एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। फिर हमने जो इसमें ये ब्रैकेट्स लगाए हैं, ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन भी से आप लोग कह सकते हैं, तो ये भी उसी तरीके से ही लगेंगे। अगर एक भी गलती यहाँ पर होती है तो वो जो जब उसे हम रन कराएंगे तो वो रन नहीं होता है। तो अगर हमको जस्टिफाई अलाइन करना होगा तो जस्टिफाई यहाँ पे कर देंगे, या सेंटर अलाइन करना होगा तो कुछ नहीं यहाँ पर, बस सेंटर। अगर हम सेंटर रन करना चाहें, जस्टिफाई करना चाहें, तीनों चारों तरह के अलाइनमेंट का यूज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। बस वही अलाइन की जगह पे हमको राइट, सेंटर, लेफ़्ट, जस्टिफाई जो भी हम अलाइन जिस तरह का अलाइनमेंट करना चाहें उस तरीके से उसको अलाइन कर सकते हैं। तो पैराग्राफ के लिए हम पैराग्राफ टैग का यूज़ करते हैं अगर वो पैराग्राफ डिस्प्ले कराना है, और उसका अलाइनमेंट को सेट करने के लिए हम उसकी एक एट्रीब्यूट होता है अलाइन, उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं और जो भी चीज़ें हैं ये सब आगे चल के यूज़ होंगी, तो थोड़ा सा इनको दिमाग में बैठाते हुए आप लोग चलें, वरना आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है पूरा, वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब तक ये एट्रीब्यूट्स आपको सही से पता ना हो, पर जब तक पता नहीं होंगे तो प्रैक्टिस नहीं होंगी, प्रैक्टिस नहीं होंगी तो वो आप उसे यूज़ ही नहीं कर पाएंगे।
नेक्स्ट जो आपका टैग आता है वो आपका है सेंटर टैग। सेंटर टैग और जो आप लोगों ने जो उसमें यूज़ किया था, सॉरी थोड़ा सा इसको प्रेशर कर देते हैं, ठीक है। जैसे पैराग्राफ में था, तो पैराग्राफ का यूज़ करके भी हम किसी भी लाइन को सेंटर में कर सकते हैं। और अगर हम सिर्फ हम चाहते हैं कि पैराग्राफ का यूज़ ना करें, हम नॉर्मल एक सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन हमको लिखना है और सिंगल लाइन को हमको सेंटर में करना है, या हमको एक वर्ड है जो कि हमको सेंटर में लाना है। हम जब वेब पेज डिस्प्ले करें, हम जब वेब पेज क्रिएट करें तो वो वर्ड जो है पूरा का पूरा सेंटर में आए, तो उसके लिए भी तरीका होता है। ये सेंटर टैग जो होता है, ये उसका यूज़ करके हम लोग इसको सेंटर में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई आई लव माई कंट्री। अब ये आई लव माई कंट्री अगर हम नॉर्मली ऐसे लिख देंगे बिना पैराग्राफ टैग ना ये यूज़ करें, सेंटर टैग भी ना यूज़ करें, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले हो जाएगी, लेकिन ये हमारी लेफ्ट लाइन होगी। लेकिन हम चाहते हैं सिर्फ हम इसको सेंटर में, ये लाइन सिर्फ एक सिंगल लाइन हमारे सेंटर में रहे और हम पैराग्राफ का यूज़ ना भी करें। मतलब पैराग्राफ का यूज़ कर सकते हैं, ऐसे कोई वो दिक्कत नहीं है, पैराग्राफ टैग के अंदर यूज़ करके कर सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ एक सिंगल लाइन है, एक सिंगल वर्ड है, उसके लिए हमें उतनी मेहनत नहीं करनी है। तो हम सीधे सीधे सेंटर हमारा टैग होता है, सेंटर टैग भी हमारा पेयर टैग है। तो इस सेंटर टैग के अंदर हम जो भी लाइन या जो भी वर्ड रख देंगे वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा जब भी हम वेब पेज को रन कराएंगे। देखो ये जब हम वेब पेज को रन कराते हैं, इससे पहले की वीडियो में आपने देखा ही है, जब हम वेब पेज को रन कराते हैं तो वो चीज़ हमें ज़्यादा क्लियर दिखाई देती है। ऐसे वो नहीं दिखेगी, ऐसे तो आप नहीं समझ पाओगे कि वो सेंटर में है या नहीं। जब उसको हम सेव करते हैं जब हम कोड लिखते हैं टेक्स्ट फाइल में, आपके नोटपैड में, और उसको सेव करते हैं .txt से, और फिर उसको दूसरी बार फिर से सेव करते हैं HTML में, तो वो एक वेब पेज क्रिएट हो जाता है। फिर उसको जब हम डबल क्लिक करते हैं तो वो गूगल क्रोम में या इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन होता है, तब वो आपको दिखेगा कि उसका एग्जैक्टली यूज़ किया है, ठीक है। तो सेंटर टैग भी हमारा एक इंपॉर्टेंट टैग है, इसका भी यूज़ कई बार होता है। इसमें जितने भी टैग बनाए जाएंगे सबका यूज़ आपको कहीं ना कहीं करना है, इसीलिए इसको जोर दे के पढ़ाया जाता है। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम का एक मेजर पोर्शन कवर करते हैं। अगर 50 मार्क्स का बोर्ड का एग्ज़ाम है तो समझ लो 25 मार्क्स का तो सिर्फ HTML से आता है, बाकी सारे चैप्टर का मिला के 25 का आएगा, ठीक है। तो इसलिए बिना जो चैप्टर HTML का मतलब HTML वाले जितने भी चैप्टर हैं, 3-4 चैप्टर जितने भी आपके हैं, उन सारे चैप्टर से मिलाकर आपको वो चीज़ पूछी जाती है। तो इसलिए इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, इनको समझना, और सारे टैग्स का कुछ तो अभी जितने भी टैग्स आपको बताए जा रहे हैं ज़्यादातर तो वही हैं जो आपने क्लास 8 में पढ़े थे, लेकिन अभी कुछ उसमें आगे और भी टैग्स आएंगे जो कि आप लोग क्लास 10th के कोर्स के अकॉर्डिंग हैं, ठीक है। तो सेंटर टैग भी हमारा एक कॉमन टाइप का टैग है। एक टैग और इसके बाद बताएंगे कमेंट टैग, ठीक है। कमेंट टैग भी एक इंपॉर्टेंट टैग है, उसको बताते हैं क्या होता है। देखिए कमेंट टैग में क्या होता है कि कमेंट्स का मतलब क्या होता है पहले वो जानना जरूरी है। कमेंट टैग कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होता है, ठीक है। ये जैसे हिंदी में पूर्ण विराम का साइन होता है जिसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। तो एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर 2 बार डैश का साइन लगेगा, और फिर जो भी लाइन हमें कमेंट में डालनी है वो यहाँ पाल दो डैश, और फिर ये क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो ये एक सिंगुलर टैग होता है। इस टैग का यूज़ कोडिंग करने के लिए नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि इस टैग के अंदर जो भी लाइन लिखी होती है वो आपको ब्राउज़र पे डिस्प्ले नहीं होगी। अब क्यों, अब जब ब्राउज़र पर डिस्प्ले नहीं होगी तो इसका यूज़ क्या है, वो बात सबसे पहला सवाल तो यही होता है कि जब ब्राउज़र पर डिस्प्ले ही नहीं होना है तो इसका यूज़ क्या है। तो उसका यूज़ ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम वेब पेज क्रिएट करते हैं तो वेब पेज, जैसे आप लोग बच्चे हैं या जो भी आपको बताया जाएगा, तो वो छोटे छोटे वेब पेज होंगे, लेकिन बहुत बार बहुत बड़े बड़े वेब पेज बनते हैं, बहुत बड़ा उसमें डेटा, बहुत ज़्यादा लाइनें लिखी जाती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि उसमें हमें कुछ चाहिए होता है जिससे हम ये बता सकें कि ये लाइन्स क्यों लिखी गई हैं। मान लो किसी ने वेब पेज क्रिएट किया और फिर वो चला गया, अगला आदमी आया उसी वेब पेज पे काम करने के लिए, तो उसको समझने में बहुत दिक्कतें आएंगी। तो ये जो कमेंट्स होते हैं तो वो ये बताते हैं कि मतलब ये जो वेब लाइन है वो किस वजह से क्रिएट की गई है। तो कई बार उसी कोड के बीच में इस तरह के कमेंट क्रिएट किए जाते हैं, कमेंट टैग का यूज़ करके कमेंट क्रिएट किए जाते हैं, उनमें जो भी लाइन लिखी जाती है वो वहाँ लिख दी जाती है। लेकिन जब हम रन कराएंगे, जब हम उसको ब्राउज़र पे रन कराएंगे तो वो लाइन उस पर दिखेगी नहीं। उस लाइन का यूज़ ब्राउज़र पे के लिए कोई नहीं है, ब्राउज़र पे वो लाइन डिस्प्ले ही नहीं होगी। जैसे यहाँ तो लिख दिया टेक्स्ट नॉट डिस्प्लेड ऑन द ब्राउज़र, ये टेक्स्ट नॉट डिस्प्लेड ऑन द ब्राउज़र नहीं लिखना होगा। हम जो भी लिखना चाहें, हम जैसे लिखना चाहें कि ये जो कोड है, दिस कोड इज़ यूज टू क्रिएट अ इमेज, दिस कोड इज़ यूज टू क्रिएट अ वीडियो, दिस कोड इज़ यूज टू क्रिएट अ पैराग्राफ, हम इस तरह की लाइंस भी जहाँ पर चाहें वो लिख देंगे। बस हमको इस जगह पे वो चीज़ लिखनी होगी। जो टैग बना हुआ है कमेंट, उसको उसमें ये मतलब ये स्टार्टिंग और एंड वाला पार्ट वैसे रहेगा, बस जो भी हम लाइन उस पर लिखना चाहेंगे वो हम वहीं पे लिख देंगे। तो उससे वो चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये जो भी चीज़ हो रही है, जो भी यहाँ पर जो भी काम हो रहा है
वो चीज़ क्यों हो रही है। एक तरह से कहते हैं रिमार्क्स जैसे कहते हैं, जैसे रिमार्क्स हमें देने होते हैं उसी तरीके से ये कमेंट्स होते हैं। तो कमेंट टैग का यूज़ यही होता है कि ऐसी अनवांटेड लाइन जिनका कोई यूज़ तो नहीं है, लेकिन जिनको हमें यूज़ नहीं करना है, फिर भी हमको उसको कोड में रखना है क्योंकि इस कोड को समझने के लिए, ठीक है। तो ये दूसरों को समझाने के लिए मेनली होता है कि भाई एक ही वेब पेज से बहुत लोग काम कर रहे हैं या बहुत सारी बड़ी वेबसाइट बन रही है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो इस तरह के कमेंट अगर क्रिएट नहीं करेंगे तो फिर, या मान लो हमने वेब पेज बनाया, फिर बहुत दिन बीत गया, फिर हम बड़े दिनों बाद जब हमने देखा तो हमें याद ही नहीं आ रहा है कि हमने ये क्यों बनाया था। तो इस तरह के लाइंस का यूज़ करके इस तरह की चीज़ें क्रिएट कर दी जाती है जिससे कि वो क्लियर हो जाए कि वो चीज़ क्यों बनी हुई है, ठीक है। तो ये मेनली बेसिकली कमेंट टैग का यूज़ होता है। ये टैग, इस टैग के अंदर लिखी हुई लाइन ब्राउज़र पे डिस्प्ले नहीं होगी, बिल्कुल भी डिस्प्ले नहीं होगी, कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी कोड में इनको यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो और भी जैसे और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनमें भी कमेंट के अपना ऑप्शन होते हैं, जैसे चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो कोई भी और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, सी हो, C++ हो, वहाँ पर भी कमेंट्स दिए जाते हैं। और कमेंट्स को कोड में मतलब जो कोड लिखा जाता है उस कोड में कमेंट्स दिए जाते हैं। उन कमेंट्स को डिस्प्ले कराने के अलग अलग तरीके से उनको डिस्प्ले कमेंट को लिखा जाता है। वो कमेंट्स को भी वो जब उसको रन कराया जाता है तो रन करते समय कमेंट का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्रिएट किए जाते हैं। तो उसी तरीके से जैसे उनमें ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही HTML के कोड में भी अगर हम कमेंट का यूज़ करना चाहें, कहीं पर किसी चीज़ को स्पेसिफिकली डिफ़ाइन करना चाहें, बताना चाहें, तो हम इस कमेंट टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टैग है, हालांकि इसको आपको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, लेकिन फिर भी ज़रूरत पड़ सकती है कहीं कहीं पे यूज़ करने की, तो वो उसको यूज़ करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ मेनली बेसिकली इसका पर्पज़ यही होता है कि इसको यूज़ करने के लिए हमको जैसे भी हम लोग उसको कोड को समझने के लिए, मतलब एक मेन वजह है कोड को समझने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ओके, थैंक यू। इसके बाद के और बहुत सारे टैग्स हैं जो कि अलग अलग वीडियोस में आपको बताए जाएंगे, क्योंकि एक साथ कई सारे टैग बता दें तो वैसे भी आप लोग को नहीं समझ में आएगा, तो इसलिए कुछ करके इसको पार्ट वाइज आपको बताएंगे, जिससे कि एक वीडियो में 2-3 टैग या इस तरह करके, क्योंकि बहुत सारे टैग हैं इकट्ठे एक बार में बता दिया तो आपके पल्ले भी नहीं पड़ेगा कि उसमें हो क्या रहा है। तो इसलिए आपको आने वाले वीडियोज़ में और भी टैग्स के बारे में बताए जाएंगे और उनको का प्रैक्टिकली यूज़ करके भी दिखाएंगे किस तरह से उनको यूज़ करते हैं। जो क्वेश्चंस आता है, देखो ये तो है कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है जो कि हम आपको बताएंगे, लेकिन इन कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आपको क्वेश्चन करना होगा। क्वेश्चन बिल्कुल अलग होता है, उसमें आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा कि व्हाट इज़ कमेंट टैग, नहीं पूछेगा, व्हाट इज़ पैराग्राफ टैग, ये नहीं पूछेगा, लेकिन उन टैग्स का यूज़ करके जो पेज आएगा इन्हीं सब टैग्स का यूज़ करके उन पेज को क्रिएट करना होगा। तो इसलिए इनकी ब्रीफिंग इनको भी समझना ज़रूरी है और उसको यूज़ करना भी ज़रूरी होगा। वो कैसे यूज़ करते हैं, कैसे होता है, वो आने वाले जब आप इसे समझ लोगे, अच्छे तरीके से कर लोगे, तो फिर वो आगे चल के बताएंगे कि किस तरीके से वेब पेज को हम क्रिएट करते हैं। जो वेब पेज आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे या जो भी एग्ज़ाम में आएंगे, आने वाले एग्ज़ाम्स में भी जो वेब पेज यहाँ पर आपको क्रिएट करना होगा, तो उसको कैसे करते हैं वो आपको तभी समझ में आएगा। लेकिन जब तक आप इन टैग्स को नहीं समझोगे तब तक वो चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि वहाँ पर एक साथ सारे टैग्स यूज़ किए जाएंगे। जितने भी तरह के टैग हैं मैक्सिमम सारे टैग्स यूज़ करके ही उसको क्रिएट किया जाएगा। तो हर टैग पता होना चाहिए, हर टैग का यूज़ करना भी आना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि एक स्पेसिफिक इस टैग के ऊपर क्वेश्चन आएगा, वो पेज को क्रिएट करने के लिए बहुत सारे टैग्स का यूज़ करना है और हर टैग को स्टेप बाय स्टेप समझना है, पढ़ना है। बिना एक एक को समझे आप उसे नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं कि बस 2-4 टैग पढ़ लिए और हो गया, उससे हम सारा कर लेंगे, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए एक एक बारी से समझना, धीरे धीरे करके समझेंगे तो उसको फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस कराई जाएगी, तब जाकर आपको क्लियर होगा कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो थोड़ा सा आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और जो लोग ये दिमाग में बना के बैठे हैं कि आगे एग्ज़ाम नहीं होगा, तो भाई यहाँ कोई भगवान नहीं है, ना कोई भविष्य बताने वाला है। अगर किसी को भविष्य बताने वाला होता तो पता चल जाता है कि कब कोरोना होने वाला है, कहाँ फैलने वाला है, और चीज़ें पहले ही सही कर ली गई होती। तो कोई ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि अगले साल एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। आप ये मान के चलो कि अगले साल एग्ज़ाम होगा बोर्ड का और आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है। नहीं भी होगा तो भी जो इंटरनल एग्ज़ाम होंगे उनके बेस पे ही आपका रिज़ल्ट तैयार होना है। तो बिल्कुल भी हल्के में ना लें पढ़ाई को, नहीं तो आगे चल के आप लोगों के लिए ही दिक्कत क्रिएट होने वाली है। ओके, थैंक यू।